तक छठे लेक्चर को एंड किया था हमने अभी तक, उसमें 1970 तक मतलब भुट्टो का एरिया था। आज का जो लेक्चर है हमारा 7वां लेक्चर है, इसके अंदर हमारा 1977 से 2000 तक का ईरा है। मतलब कि एक डिक्टेटर से लेके दूसरे डिक्टेटर तक। ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर था 1970 में, और मुशर्रफ 1999 में आ गया था, ये अगला डिक्टेटर था। टोटल 4 डिक्टेटर गुजरे हैं। आर्मी का जो बंदा होता है उसको डिक्टेटर कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कवानीन बनाते हैं। तो पहला डिक्टेटर कौन था? पहला डिक्टेटर था जी आपका अयूब खान। 1958 से लेके 1969 तक 11 साल उसकी हुकूमत थी। उसके बाद जो अगला डिक्टेटर आया वो आया याह्या खान, उसकी 2 साल हुकूमत रही 1969 से 1971 तक। तीसरा डिक्टेटर जो है वो थोड़ा सा सब डेमोक्रेसी का रहा, लेकिन तीसरा डिक्टेटर ज़ियाउल हक आ जाता है, और चौथा डिक्टेटर मुशर्रफ है। टोटल 4 डिक्टेटर हैं, ठीक है। तो 2 हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी, अब ज़ियाउल हक को देखते हैं। अब क्या होता है कि जो विनिंग है वो हो जाती है, पीपी इलेक्शन जीत जाती है 1970 के। लेकिन क्या होता है, पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देता है। वो कहता है जी ये रिगिंग हुई है, मुल्क के हालात खराब होने लगते हैं। तो ज़ियाउल हक जो है वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा देता है 1977 में। 5 जुलाई 1977 को ये लगा देता है। ये वादा करता है कि 90 दिन के अंदर अंदर मैं दोबारा से इलेक्शन करवाऊंगा, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, और अगले इलेक्शन कब होते हैं? 1985 में, ठीक है। तो उसके बाद जो भुट्टो है उसको डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर के। अच्छा, यहाँ से अब थोड़ी सी आप के डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या कुछ होता आया है कि ये दुनिया की नहीं, पाकिस्तान की पहली सजा थी। पाकिस्तान में ऐसी सजा किसी को नहीं दी गई जो जिस कानून पे भुट्टो को सजा दी गई, वो इसके ऊपर चार्ज लगाया गया कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर का, कि तुमने मर्डर का प्लान बनाया था। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। ये जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके खिलाफ केसेस वगैरह चलते रहते हैं। एक गवर्नमेंट होती है तो वो दूसरे के खिलाफ केसेस बनाती है, दूसरी आती है तो वो पहले वाले के खिलाफ बना देती है। अच्छा, इसका अपना ही दौर था भुट्टो का। एक थे जो है ना कसूरी साहब, उनका नाम अहमद शाह कसूरी तो अब है। अहमद शाह कसूरी के वालिद थे वो कसूरी साहब। तो उनका कहीं पे जो है ना कत्ल हो जाता है किसी सिटी के अंदर, उनको कार हिट करके भाग जाती है। अच्छा, अब वो जो उनका बेटा होता है अहमद शाह कसूरी, वो जाता है जेल में लोकल, वहां पे वो कहता है कि जी पर्चा काटो। वो कहते हैं जी किसके खिलाफ काटना है? वो कहता है जी वजीर आजम के खिलाफ काटो। वो एसएचओ जो होता है उसकी टांगे कांप जाती हैं। वो फौरी तौर पे कॉल करता है अपने डीपीओ को। वो कहता है जी इस तरह बंदा आया और वो कहता है मेरे खिलाफ पर्चा काटो, इस बंदे का क्या करें? डीपी जो है वो अगले लेवल पे कॉल करता है। खैर वो कॉल जाते जाते भुट्टो तक पहुंच जाती है कि इस तरह आपका नाम मुलव्वस कर किए जाने का खुर्शीद शाह कसूरी, खुर्शीद शाह कसूरी शायद खुर्शीद शाह कसूरी ही होंगे जिनका मर्डर हुआ था, और अहमद शाह कसूरी उनका बेटा अभी पॉलिटिक्स में है। अच्छा, उनका वो बंदा कहता है जी ये कॉल पहुंच जाती है भुट्टो तक, भुट्टो के दौर में। वो कहते हैं जी इस तरह का मामला था, आपका नाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो हंस के मतलब कॉल को बड़ा लाइट सा लेता है कि ये नहीं कि उसने कत्ल किया है, भुट्टो ने आता है कि उसने साजिश किया, उसने हिट करवाया कार के जरिए पड़ा रहेगा। अब जब इसकी हुकूमत आती है ज़ियाउल हक की, तो ज़ियाउल हक इसके खिलाफ ढूंढता है सारी चीजें, कहाँ इसे कोई जो है निकले सबूत। वो मिलते मिलते उसके हाथ में ये वाला केस आ जाता है थाने से कि भाई यहाँ पे इसका केस है। वो केस वो अदालत में चलवाता है, और वहां पे इसको इस चीज पे कि इसने कॉन्स्पिरेसी की थी मर्डर के खिलाफ, और इसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। मुल्क में बड़े जो है वो हड़तालें होती हैं, बहुत बड़े क्राउड निकलते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये क्राउड श्राउड कुछ भी नहीं होते। तो आखिरकार इसको फांसी दे दी जाती है, और इनके खानदान वालों को भी चुन चुन के मारा जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, सर फाड़ा जाता है। नुसरत भुट्टो को इवन के मतलब उसके सर में लाठी मारी जाती है, बाद में उन्हीं जख्मों की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो पीपल्स पार्टी वालों को टका के एक दफा जो है ना उनका सफाया कर दिया जाता है पीपल्स पार्टी वालों का, ठीक है। जेलों वगैरह में डाल दिया जाता है। और करप्शन और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के मामला पे जो है ये ज़ियाउल हक हैं, ठीक है। और ये अमेरिका के किस तस्वीर के साथ बैठे हैं, ठीक है। और ये दे दी जाती है। ये इस्लामिक बंदा था, दाढ़ी वैसे इसने नहीं रखी थी,
लेकिन आगे मैं इसके आपके वाकयात बताता हूँ। था ये बहुत ज्यादा इस्लामिक, इसने मुल्क में इस्लामाइजेशन कहते हैं, इस्लामाइजेशन का कंसेप्ट पाकिस्तान में कौन लाया है? ज़ियाउल हक लाया है। अगर कहीं पे आ जाए MCQ के इस्लामाइजेशन, इस्लामिक कवानीन की यहाँ पे लागू करना, तो किसने लागू करवाए थे? वो इसने लागू करवाया था जी। तालिबान को भी इसी ने लॉन्च किया था। अच्छा, अब ये प्रेसिडेंट की दोबारा से पोस्ट संभाल लेता है, और ये जो है वजीर आजम की पोस्ट एक दफा फिर से खत्म हो जाती है। ठीक है, डिक्टेटर आ गया, तो इसने दोबारा से जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली। इसने कहा जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही होगा, मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही चलेगा। और 1984 के अंदर ये एक इलेक्शन भी करवाता है, और ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाता है अगले 5 साल के लिए दोबारा से 1984 के इलेक्शंस में। 1984 टू 85 है। और ये एक अमेंडमेंट पास करवाता है जिसको कहते हैं 8th अमेंडमेंट, और उसके अंदर ये दोबारा से कह देता है कि पावर प्रेसिडेंट के पास होगी, वन मैन शो होगा मुल्क के अंदर। प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट वाली पावर्स होती है ना, तो एक बंदे की सारी पावर्स होती हैं, उसी ने सारी कैबिनेट मुंतखब करनी होती है। जब वजीर आजम वाला निजाम होता है तो MNA MPA और प्रॉपर मतलब एक सिस्टम होता है, एक बंदा नहीं सारे फैसले कर सकता, सबको मिला के चलना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो है वो दोनों सिस्टम के अपने अपने डीमेरिट्स हैं। खैर, इसने अपने हाथ में पावर लेने के लिए एक अमेंडमेंट पास की, उस अमेंडमेंट को कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, 8th अमेंडमेंट, 8वीं अमेंडमेंट। और 8वीं अमेंडमेंट के साथ एक नाम और याद रखिएगा, 52B। ठीक है, और इसके खिलाफ 18वीं अमेंडमेंट है, इसके खिलाफ 13वीं अमेंडमेंट है। 13वीं अमेंडमेंट नवाज शरीफ ने अपने दौर में करवाई थी। उसने दोबारा से कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात ज्यादा होंगे। उसके बाद मुशर्रफ ने आके फिर उसको खत्म कर दिया था, उसने कहा प्रेसिडेंट के अख्तियारात ज्यादा होंगे। उसके बाद जरदारी ने आके जो है 18वीं अमेंडमेंट 2010 में दोबारा लागू करवाई थी, और उसने कहा था प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात ज्यादा होंगे। और उसके बाद से लेके आज तक ये 18वीं अमेंडमेंट, जिसकी सब क्लाज है 52B। तो जहां भी 52B का लफ्ज आएगा, वो या 8वीं अमेंडमेंट से रिलेटेड होगी या 18वीं। 8वीं अमेंडमेंट जिया के दौर की है। अमेंडमेंट होता है कानून में तब्दीली करना, शिकों में तब्दीली करना। जो आर्टिकल है ना हमारा, मतलब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, और उस आर्टिकल में टोटल कितनी तब्दीलियां हुई हैं मैंने बताया, 25 हो चुकी हैं, 26 पाइपलाइन में, 26वीं तरमीम। तो ये 8th अमेंडमेंट का मतलब है ये 8वीं तरमीम थी। इससे पहले भी कुछ तरमीमें थी जिसमें मरज़इयों को काफिर करार दिया गया, और जजिस की मुद्दत बढ़ाएगी, इस तरह करके। जब 8वीं तरमीम थी वो इसके जमाने में थी, और ये 52B इसको कहा जाता है। और 18वीं तरमीम जरदारी के जमाने में थी, उसको भी 52B कहा जाता है, क्योंकि दोनों प्रेसिडेंट से रिलेटेड थी। फौज के बंदे हमेशा कहते हैं प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा हो, डेमोक्रेटिक बंदे हमेशा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा हो। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा है, और हमारे 18वीं तरमीम चल रही है जरदारी वाली अब तक। अच्छा, इसके कुछ कामों में देखें, हम इसको अच्छे काम कहेंगे बुरे काम कहेंगे, आपके रिलीजियस माइंड पे डिपेंड करता है। इसने इस्लामाइजेशन की हदूद ऑर्डिनेंस इसने मुतारफ कराया, फेडरल शरिया कोर्ट्स इसने बनाए, 1981 का रमजान ऑर्डिनेंस बनाया, और वफाकी मौसम बनाए, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग बनाई। हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर सजाएं मुंतखब की थी इसने, डिफरेंट चीजों की इस्लामिक सजाएं मिलेंगी। फेडरल शरिया कोर्ट्स इसने बनाए कि इस्लामी मसलों का हल जो है वो फेडरल शरिया कोर्ट्स बनाएंगे। 1981 का रमजान ऑर्डिनेंस, उसके अंदर इसने सजाएं मुंतखब की थी कि कोई खाए पिएगा बाहर रमजान के महीने में तो उसको सजा मिलेगी। तो फिर वो जो हम रमजान के महीने में देखते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह को आगे कपड़ा शपड़ा डाल के और अंदर कर दिया जाता है, वो इसी का शाखसान है। वो अब तक मतलब उसकी कुछ ना कुछ जो है वो कम अब तक चल रही हैं जो असरात हैं। फिर इसके अलावा इसने वफाकी मौसम मुंतखब किए। वफाकी मौसम का काम होता था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ, कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर सही ड्यूटी नहीं कर रहा, कोई भी बंदा उनको दरखास्त दे सकता था, और वो दरखास्त उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती थी। इसके अलावा इसने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की कि सूद का खत्म कर देना चाहिए। इस तरह करके एक तो इसका इस्लामिक माइंड यहाँ पे करके था। दूसरा उसने उसने में क्या हुआ, अमेरिका और रशिया की वार चल रही थी आपस में। उस वार के नतीजे में जो है ये वाला आखिरी पॉइंट देखिएगा, 1979 की बात। अच्छा, वो वार इस तरह थी, मुख्तसर आप ये समझ लें कि वैसे वो वार थी। मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके बताता हूँ। अमेरिका ना इधर करके है, ये कॉन्टिनेंट अमेरिका है,
ये वाला, ये अमेरिका आप समझ लें, ये यूरोप है, और उसके बाद ये जो है ये आ जाता है एशिया, और यहाँ पे जो है वो रशिया है। रशिया, बेसिकली वार थी रशिया और अमेरिका की। बेसिकली वार किसकी थी? रशिया और अमेरिका की। अमेरिका की वार रशिया से क्यों थी? अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का था, जो मैंने आपको बताया। ये कहता था जो अमीर है वो अमीर, आइडियोलॉजी एक ही चलती है अमूमन दुनिया में। ये कहता था जो जितना अमीर है उसको उतना अमीर रहना चाहिए। रशिया कहता था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। रशिया कहता था कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होता कि जो जितना अमीर है उसको उतना अमीर रहना चाहिए, सारों की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन दोनों की लड़ाई हुई, और वो लड़ाई के लिए बैटल ग्राउंड चुना गया अफगानिस्तान को, और इसके साथ आप ये लगा लें यहाँ पे पाकिस्तान था। अफगानिस्तान को चुना गया। अब आपको यूं समझ लें, आपको ये काफी सारा यहाँ वो हो गया, ये अमेरिका है, ये रशिया है, और यहाँ पार्टी हो रही है। ये जो है वो अफगानिस्तान है। अब बेसिकली लड़ाई थी अमेरिका और रशिया की आपस में। बैटल ग्राउंड चुन लिया गया अफगानिस्तान को। इधर था जी पाकिस्तान, बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, ये है जी पाकिस्तान। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंटल स्टेट बनाया, हायर स्टेट बनाया। इसने पाकिस्तान को कहा तुम हमें सर्विसेज दो, ठीक है, अफगानिस्तान में, वरना। और रशिया का ये भी प्लान था कि रशिया ऊपर से आएगा इधर से अफगानिस्तान, और ये ग्वादर पोर्ट पे भी जो है वो कब्जा कर लेगा। तो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इसके अंदर आना ही था। अमेरिका ने साथ पैसों की ऑफर भी कर दी। पैसे पाकिस्तान को नजर आए तो फिर वो कहीं भी जंग करने को तैयार हो जाता है। और हमारी जंगें रही भी इसलिए, इसलिए कई हमें ऑथर जो है वो हायर हायर स्टेट, फ्रंटल स्टेट और रेंटल स्टेट का कहते हैं कि हम मतलब जिस मुल्कों से पैसे लेके उनकी जंगों में हिस्सा डालते हैं। और काफी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन सुनने में जरूर बुरी लगेगी। तो अफगानिस्तान के खिलाफ फिर पाकिस्तान ने तालिबान को तैयार किया। जियाउल हक का दौर था, जियाउल हक वैसे ही इस्लामिक माइंड का था। और जब अफगानिस्तान की बात आई तो हमारा ब्रदर मुल्क है, हमने मिल के जो है पाकिस्तान और जो है अमेरिका ने मिलके और अफगानिस्तान ने मिलके, तीनों ने मिलके रशिया के टोटे टोटे कर दिए। रशिया बहुत बड़ा मुल्क था, यूरोप से लेके ये ऐसे मतलब ऊपर ये सारा समझ ले। लेकिन आप सोचेंगे उस टाइम कितना बड़ा। रशिया का पिछला नाम था सोवियत यूनियन। रशिया का नाम था सोवियत यूनियन, काफी सारे मुल्कों का एक इकट्ठ था, इनको तोड़ दिया गया। और पाकिस्तान जो जी यूएसएसआर, और पाकिस्तान जो है वो उसने साथ दिया अफगानिस्तान और अमेरिका को, और ये जंग हम जीत गए। और तालिबान का जो है वो होल्ड बनना शुरू हो गया बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में भी। बाद में तालिबान ने अपनी हुकूमत भी बना ली थी अफगानिस्तान में। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जिया ने काफी सारी इस्लामिक चीजें की और तालिबान को फरोग दिया। इतने में क्या हुआ, ये इलेक्शन तो जीत चुका था 1984 के 85 के। बेनजीर भुट्टो आ जाती हैं इतने में वापस। बेनजीर जो है वो थी बेटी जुल्फकार अली भुट्टो की। वो पाकिस्तान 1986 में वापस आ जाती हैं और वो इसके खिलाफ तहरीक शुरू करती हैं। वो जो है वो जब इसके खिलाफ तहरीक शुरू करती हैं जियाउल हक के खिलाफ, तो जितनी इस्लामी पार्टियां हैं वो जियाउल हक का साथ देती हैं। एक तो इस्लामी पार्टियों को ये भी इशू होता है कि एक फीमेल, इस्लाम में फीमेल की जो है ना वो आप कह लें कि फीमेल लीडर नहीं हो सकती, इस्लाम ये कहता है। अब काफी हद तक इसमें मतलब इज्तिहाद करके कहते हैं कि चेंजेस लानी चाहिए। इसके ऊपर एक हदीस भी मौजूद है कि वो मुल्क तबाह, वो जहाँ पे औरतों को इख्तियार दे दिया जाता है, हो सकता है ये ज़ईफ हो, तो वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। इसमें मतलब बहुत बड़ी फिर एक इस्लामी बहस है कि क्या ये बात, डेफिनेटली हमारे लिए तो ये ठीक है बात। जो ऊपर मतलब है इस्लामी लोग बैठे ना, वो इसके ऊपर काफी बहस करते हैं कि क्या इस वुमेन को बनना चाहिए मुल्क का लीडर या नहीं। ठीक है, तो जो कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए, वो इस बात पे स्ट्रिक्ट है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है और ये ज़ईफ हदीस नहीं है, ये ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, कुरान मजीद में कहीं पे ये नहीं है कि वुमेन को लीडर नहीं बनना चाहिए, लेकिन
हदीस शरीफ में है, और वो इसके रीजंस वगैरह भी देते हैं। ठीक है, जो लोग कहते हैं नहीं जी अब इस चीज में चेंजेस आ जानी चाहिए, बहुत से इस्लामी मुल्कों के लीडर रही भी हैं, तो वो अपने अलहदा मंतक देते हैं, वो कहते हैं ज़ईफ हदीस है, अब इसमें चेंजेस आने चाहिए, ये वो इस तरह करके काफी कुछ। तो खैर जियाउल हक जो है, इतने में ये सारी कंपेन चल रही होती है, इतने में जियाउल हक गए होते हैं बहावलपुर, वहां उनका त्यारा उड़ता है, वापस उड़ने लगते हैं, और एक उनके साथ मतलब 31 लोग होते हैं, ये 31 लोग होते हैं। बहावलपुर एयरपोर्ट से उनका त्यारा उड़ता है, आमों की पेटियां रखी जाती हैं, उन आमों की पेटियों में कहते हैं कि बम होता है, और उनका प्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है, और जियाउल हक जो है वो खत्म हो जाते हैं। जो एम्बेसडर होता है उसका भला क्या नाम था इनके साथ, पीपीएससी ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। राफेल नाम था उसका, जो इनके साथ होता है ना, वो यूएस का एम्बेसडर था, अमेरिका का एम्बेसडर था, वो भी इनके साथ इसके अंदर मारा जाता है, और 31 लोग और भी होते हैं उसके अंदर। अच्छा, इतने में जो अब बेनजीर का इरा शुरू हो जाता है, एक दफा डिक्टेटरशिप का तीसरा दौर फिर खत्म हो जाता है, दोबारा से डेमोक्रेसी आ जाती है, और पीपल्स पार्टी वैसे तो बहुत ज्यादा ओप्रेस्ड होती है, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा जुल्म किए होते हैं जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर। जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी जाती है, उस वक्त बेनजीर जो है वो सियासत में नहीं होती, छोटी होती हैं, वो बाहर चली जाती हैं, लेकिन 1986 में ये मुल्क में वापस आती हैं, जिस वक्त वो जिंदा भी था, ये कंपेन वगैरह चलाती हैं अपनी। अच्छा, इनके मुकाबले में जियाउल हक लॉन्च करता है एक तंजीम को, उस तंजीम का नाम होता है IJI, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को मेन सरबराह किसको बनाता है, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जियाउल हक के दौर में होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। नवाज शरीफ और अब बेनजीर की आपस में जो लड़ाइयां शुरू होंगी, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि तीसरे डिक्टेटर जियाउल हक का जो फ्रंटमैन होता है वो नवाज शरीफ होता है। नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के अंदर, इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है नवाज शरीफ की, ये वजीर आला पंजाब भी होता है, इसने काफी सारी डेवलपमेंट्स कराई होती हैं पंजाब में, और पंजाबी जाग का नारा भी लगाया होता है। तो इसको फिर लॉन्च किया जाता है, इसकी मदद के लिए इस्लामी की जितनी जमातें हैं, जियाउल हक कहता है कि तुम मिल जाओ नवाज शरीफ के साथ, तो हमने बेनजीर भुट्टो को, पीपल पार्टी को, ये सारी जमातें मिल जाती हैं। इलेक्शन होता है 1988 में, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है पीपल पार्टी फिर विन कर गई, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी है अभी तक पीपल पार्टी, एक ही डेमोक्रेटिक पार्टी रही, मतलब जो ये अलहदा हुए थे। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि हम सारे एक दूसरे को कहते हैं, अब जुल्फकार अली भुट्टो कहाँ से आया था, जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान से आया था, अयूब खान का फॉरेन मिनिस्टर था जुल्फकार अली भुट्टो। इसने उसके खिलाफ बगावत करके अलहदा हुआ, जब इसने अपनी पार्टी बना ली पीपल पार्टी। अब नवाज शरीफ किसका फ्रंटमैन था, तीसरे डिक्टेटर का, जियाउल हक का, IGI का सरबरा बनाया था, बाद में ये IGI से अलहदा हुआ और उसने अपनी PML बना ली। मतलब ये दोनों लोग कौन है, जो फौज की गोद में खेले हुए हैं, कहते हैं कि ये उनको अपना डैडी डैडी भी कहते थे। इमरान खान का भी सेम इसी तरह है, जन 2011 का जो धरना था वो स्पॉन्सर्ड था टोटली, ठीक है, शुजा पाशा, जनरल शुजा पाशा, और जो है ये, मतलब ये जो पॉलिटिशियन भी मैदान में उतारे जाते हैं वो भी फौज की तरफ से ही लॉन्च होते हैं, ठीक है, कहने का मकसद ये। लेकिन यहाँ बहुत हैरतकुन रिजल्ट आते हैं जब बेनजीर भुट्टो इतनी सारी जमातों के एक तरफ होने के बावजूद भी जीत जाती हैं 1988 में, और ये मुस्लिम दुनिया की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी होती हैं। अच्छा, अब ये चीज याद रखने की है, MCQs में ये पूछ लिया जाता है मुस्लिम दुनिया की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, वो थी जी बेनजीर भुट्टो। और जब ये पूछ लिया जाता है कि दुनिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो वो थी जी श्रीलंका की हैं सिरिमावो बांदर नाइके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब MCQs में पूछ लेते हैं और बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। इस्लामी दुनिया की पहली थी बेनजीर भुट्टो, ओवरऑल दूसरी थी। बेनजीर भुट्टो से पहले अगर गैर इस्लामी की बात करें तो ओवरऑल सबसे पहले जो है वो थी सिरिमावो बांदर नाइके, और वो श्रीलंका की थी, वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी।
उसके बाद बेनज़ीर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद तो फिर काफी सारी प्राइम मिनिस्टर तुर्की में भी आई हैं, और भी बहुत जगह पे जो है मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स आई हैं फीमेल। अच्छा, अब आर्मी अगेंस्ट थी बेनज़ीर भुट्टो के बहुत ज्यादा। एक मिनट जी। आर्मी ने बेसिकली डिजाइन किया था आईजीआई को, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को, कि इसको हराना है। और वो इसलिए भी इस्लामी पार्टी इसके अगेंस्ट थी कि ये फीमेल लीडर है। अब यहाँ दो तीन चक्कर शुरू हो जाते हैं इसके जवाल के। एक चक्कर ये होता है कि इंडिया के साथ ये अपने रिलेशन बड़े मजबूत कर लेती हैं, और बल्कि ऐसा भी किया जाता है कि ये सिखों की उन दिनों एक तंजीम